विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आ चुका है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस साल का ये भी एक बड़ा आईपीओ है जो कि 8,000 करोड़ का है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है मार्केट में, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये लिस्टिंग गेन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आईपीओ में जो निवेश करते हैं वो करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे यहाँ तक पहुंची। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वो शायद किसी और वीडियो में आपको ना मिले। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल। तो आईपीओ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा हम बैक जाते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, विशाल मेगा मार्ट शुरू कहाँ से हुआ। आपको वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, ये जीएमपी है, ये इतना डिटेल आने वाला है, प्राइस भी इतना रेंज रहने वाला है, ये सब लोग बता देते हैं। लेकिन थोड़ा पीछे की स्टोरी तो जानिए, फंडामेंटल उसके समझिए कि कंपनी शुरू कैसे हुई, किस उद्देश्य से शुरू हुई और कैसा परफॉर्म अभी कर रही। तो थोड़ा सा बैक स्टोरी में चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है विशाल मेगा मार्ट। इसको शुरू किया था 2001 में। किसने शुरू किया था? यहाँ पे कलर हम व्हाइट कर लेते हैं। हाँ, 2001 में शुरू किया था, रामचंद्र अग्रवाल जी ने शुरू किया था। तो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे। इनका मोटो क्या था? इनका मोटो था कि बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अमीरों को टारगेट करते हैं, मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए कौन है? मिडिल क्लास भी अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा आइटम यूज करे, ठीक है, एफएमसीजी वाले भी प्रोडक्ट अच्छे से यूज करें। तो एक ऐसा स्टोर होना चाहिए। मिडिल क्लास वालों को ध्यान में रख के उन्होंने ये स्टोर शुरू किया था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था और इनके स्टोर पे बढ़िया सेल भी होने लगी थी, सब कुछ ठीक चलने लगा था। फिर क्या हुआ? ये तेजी से एक्सपैंड करने के चक्कर में गलती कहाँ हुई? तेजी से एक्सपैंड करने के चक्कर में इन्होंने एक्सपैंड भी कर लिया, लेकिन ये जो एक्सपेंशन किया ये कर्ज लेके किया, उधार के पैसे से किया। जो अपनी कंपनी का प्रॉफिट है उससे नहीं, वो भी तो लगाया, लेकिन कर्ज भी ये ले लिए। तो उधार से इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया। 172 स्टोर इनके लगभग हो चुके थे। तो ये पहली गलती थी कि उधार से जल्दबाजी में एक्सपेंशन कर दिए। दूसरी गलती ये थी कि गलत लोकेशन चुन लिए। गलत लोकेशन चुन लिए तो इससे क्या हुआ? इनका नुकसान होने लगा। प्लस बिजनेस में स्ट्रेटजी सही से नहीं समझ पाए, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है, ये सब नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ? 2010 में टीपीजी ने इसको 70 करोड़ में खरीद लिया, क्योंकि ये चला नहीं पा रहे थे, लॉस में चला जा रहा था। तो टीपीजी ने 70 करोड़ में ये खरीद लिया, इनको बेचना पड़ गया। उसके बाद यहाँ से आप इसको जज मत करिए, अभी आगे की कहानी सुनिए जो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आगे कहानी आप देखिए। रामचंद्र जी ने इसको छोड़ा, लेकिन इन्होंने दूसरा अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कौन सा? उसका नाम है V2 रिटेल। ये भी लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप 4,756 करोड़ है आज की डेट में। तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इससे क्या सीखा आपने? इससे आपने ये सीखा कि हो सकता है पहला बिजनेस, पहला काम, पहला प्रोडक्ट आपका सफल ना हो, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते जाते हैं तो सफल जरूर होते हैं। उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं के भाई हैं ललित अग्रवाल, ठीक है। तो इन्होंने जो शुरू किया वो है वी मार्ट। इन्होंने वी मार्ट शुरू किया और वी मार्ट की आज मार्केट कैप 7,783 करोड़ है। तो कई बार आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि ये V2, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट कुछ एक जैसा नहीं लगता। वो उसका रीजन यही है कि यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई है। वी मार्ट क्या है, V2 क्या है और विशाल मेगा मार्ट क्या है। तो चलिए अब विशाल मेगा मार्ट के ऊपर चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। विशाल मेगा मार्ट क्या है? विशाल मेगा मार्ट इज अ सुपर मार्केट ब्रांड, सुपर मार्केट ब्रांड, ठीक है। और मेनली ये 3 चीजों में काम करता है। पहला अपैरल, दूसरा जनरल मर्चेंडाइज और तीसरा एफएमसीजी, ठीक है। यहाँ पे अपैरल मतलब टी शर्ट, शर्ट, पैंट, साड़ी, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, नाइट वेयर, ये सब जितने टाइप के कपड़े होते हैं। हो सकता है आप विशाल मेगा मार्ट में गए भी हो, ठीक है। रीजनल रेट पे, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, अच्छे कपड़े आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े आप ले सकते हैं। दूसरा है जनरल मर्चेंडाइज, मतलब कि ये इसको 2 प्रकार से करते हैं। एक तो इन हाउस है, दूसरा थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये फ़ोन है रियलमी का, तो ये रियलमी का फ़ोन सेम
उसी ब्रांड का है तो उसी को बेचते हैं, यानी कि दूसरे का जो ब्रांड रहता है उसी को बेचते हैं, वो थर्ड पार्टी हो गया। इन हाउस मतलब प्रोडक्ट रहता तो दूसरे का है, लेकिन लेबलिंग अपनी, ब्रांडिंग अपनी कर देते हैं, उस पर अपना स्टिकर लगा देते हैं, अपना लोगो लगा देते हैं, तो ये इनका हो जाता है। तो ये इन हाउस है, ये थर्ड पार्टी, लेकिन डिपेंड ये थर्ड पार्टी पे रहते हैं क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट लेके ये बेचते हैं। इसमें क्या क्या रहता है, होम अप्लायंसेस, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह, ये सारे खिलौने वगैरह, ये सारे जनरल मर्चेंडाइज वाले जितने सामान रहते हैं वो भी ये बेचते हैं। तीसरा FMCG मतलब बिस्किट, स्नैक्स, नूडल्स हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया, स्पाइसेस, घरेलू सामान, आपके किचन का राशन वगैरह, दाल चावल चीनी आटा, ये सारी चीज़ें FMCG के अंदर आती हैं। तो ये मेनली 3 कैटेगरी में, कपड़े वाले में, जनरल मर्चेंडाइज में और FMCG में काम करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी आपने समझ ली। अब आप ये समझिए कि इन तीनों प्रोडक्ट्स को, इन तीनों कैटेगरी को ये बेचते कैसे हैं। तो पहला तरीका जो बेचने का है वो है विशाल मेगा मार्ट स्टोर। इनके ये जितने भी स्टोर हैं विशाल मेगा मार्ट वाले, एक तो इसके थ्रू बेचते हैं, ठीक है, अपने स्टोर के द्वारा। दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन भी है तो ऑनलाइन उस पर भी बेचते हैं, और तीसरी इनकी वेबसाइट है। तो इन 3 तरीके से ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो अब आपको उनकी बैक स्टोरी भी पता चल गई, कैसे शुरू हुई, कैसे यहाँ तक पहुँची, और किन किन कैटेगरी में ये काम करते हैं, क्या क्या इनके प्रोडक्ट है और कैसे बेचते हैं, इतना आपने समझ लिया। तो अब हम चलते हैं IPO पे, क्योंकि अब आप सही से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं IPO पे। यहाँ पे आप देखिए विशाल मेगा मार्ट IPO डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। वेडिंग डेट 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में है, यानी कि आज 12 है, कल से शुरू हुआ है, आज है, टाइम कल है, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं, या वेट करना चाहते हैं कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये हम रिटेल के लिए बोल रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टमेंट हमारे आपके जैसे लोग, तो इसमें 14,060 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। 190 का 90 शेयर रहेंगे, ये एक लॉट आपको, लॉट साइज 90 का, 190 का है। प्राइस रेंज जो रहने वाला है 74 से 78 के बीच में रहेगा। इशू साइज 8,000 करोड़। तो इतना आपने समझ लिया आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितने शेयर मिलेंगे, ठीक है। 14,060 रुपये लगाकर आपको 190 शेयर मिलेंगे। अब थोड़ा पिछले 3 साल का इनका हम डेटा देख लेते हैं कि क्या रेवेन्यू रहा है, क्या प्रॉफिट है, और एसेट वगैरह इनके कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2022 में इनका जो रेवेन्यू रहा है 5,589 करोड़, इसमें से 203 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और इनके पास टोटल असेट 8,218 करोड़ का है। 2023 में इनका रेवेन्यू है 7,586, इसमें से 321 करोड़ का, ये सारे नंबर करोड़ में है, 321 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2024 में जो इनका रेवेन्यू है 8,912 करोड़, इसमें से प्रॉफिट 462 करोड़, टोटल असेट 8,506। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही होता है कि आप रेवेन्यू चेक करें, प्रॉफिट चेक करें। अब इसको कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने का सबसे यही तरीका है कि आप ये देखिए कि इस साल का रेवेन्यू पिछले साल के रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 2022 में 5,589 था, ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बढ़ा है, 7,000 हो गया है, 586 करोड़। उसके बाद फिर अभी का बढ़ा हुआ है, तो ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए या सेम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसमें ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्रॉफिट अगर आप देखें तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। रेवेन्यू क्या है, जो पैसा आता है उसमें खर्चे वगैरह निकाल के पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये होता है प्रॉफिट। तो 203, फिर ये 321, फिर ये 462, यानी कि प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट, ये भी अच्छा है। तीसरा एसेट भी देखिए बढ़ोतरी हो रही, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्लो है इसमें, लेकिन फिर भी है 8,218, 289 और 8,506। तो इसमें भी आप बोल सकते हैं कि ये भी प्लस पॉइंट है। तो यहाँ तक की कहानी देखने के बाद यही लगता है कि बिजनेस इनका पिछले 3 साल से तो बढ़िया चल रहा है और ये प्रॉफिटेबल भी हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, अगर हम वापस चलें कहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए रामचंद्र जी ने जो ये विशाल मेगा मार्ट शुरू किया था, ये इसको सही से तो ऑपरेट नहीं कर पाए, प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए, बल्कि कर्जे में चले गए और कंपनी बेचनी पड़ गई। लेकिन उसके बाद से जब से टीपीजी ने इसको संभाला, उसके बाद तो उसने भी थोड़ा बहुत लॉस सहा, लेकिन अभी के हिसाब से ये प्रॉफिटेबल है। और इस बिजनेस को ये नहीं चला पाए, लेकिन अपना जो बिजनेस किए उसमें ये प्रॉफिटेबल है, इनके भाई अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल है। तो ये लोग अपने अपने सेगमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इसको चला रहा है, जो मैनेजमेंट है, वो
प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, पिछले 3 साल का जो डेटा बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि इनका जो मैनेजमेंट है, जो इस पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिफाइड है, क्योंकि तभी इतना प्रॉफिटेबल बना है। जबकि प्रोडक्ट खुद के हाथ में नहीं है, थर्ड पार्टी पे डिपेंड है, वो लोग बनाते हैं तभी मिल पाता है। तो सब कुछ क्वालिटी भी मैनेज कर पा रहे हैं, टाइम पे प्रोडक्ट भी कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। इस वजह से सारी चीज़ें यहाँ तक, यानी कि बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है, अंदर का जो ऑपरेशन है वो भी बेहतर है, तभी ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे पहला देखें कि इनके अभी तक 645 स्टोर इन्होंने बना डाले हैं। 645 स्टोर काफ़ी होता है। 414 सिटी में है और 28 राज्य में है, तो ये इनका एक्सपेंशन है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये अपने खुद के ब्रांड के लिए ग्लोबल लेवल पे और लोकल ट्रेंड को रिसर्च करते हैं, उसके हिसाब से प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके प्रोडक्ट जो बनवाते हैं थर्ड पार्टी से उनको बताते हैं, उस हिसाब से क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ये बनाते हैं, ट्रेंड वगैरह को फॉलो करते रहते हैं। इनका कहना है कि इनके पास क्या है, इनके पास इंटीग्रेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड सिस्टम अक्रॉस इस ऑपरेशन, जो इनके ऑपरेशन और बिजनेस को नए प्रोडक्ट लाने में सब कुछ कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। कंपनी ये जो है ये 1 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहाँ से ऑपरेट करती है? कंपनी ऑपरेट्स 1 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड 17 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। 17 इनके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, जिससे क्या होता है, जहाँ पे डिमांड एरिया होता है वहाँ पे टाइम से ये डिलीवरी कर पाते हैं। कहाँ तक? मतलब अपने स्टोर तक ये सही से पहुँचा पाते हैं। विशाल मेगामार्ट कंटिन्यू टू ग्रो इट्स पोर्टफोलियो एडिंग न्यू ब्रांड ईच ईयर। तो हर साल ये कुछ नया प्रोडक्ट अपने यहाँ लॉन्च करते हैं। इनका जो अपना खुद का ब्रांड है टैंडम होम अप्लायंसेस में, ये पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें क्या क्या बनाते हैं? गारमेंट स्टीमर, एक बॉयलर, बियर ट्रिमर, जूसर, ठीक है, ये क्या है, साउंड बार भी इनका खुद का बनाते हैं, ट्रैवल स्पीकर, इंडक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हुई हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, खुद नहीं बनाते हैं, बस दूसरे से मैन्युफैक्चर करवा के अपनी लेबलिंग करते हैं। और लास्ट पॉइंट में जो इन्होंने बताया वो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका जो है, इनका ये कहना है कि इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में ही इजाफा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेवेन्यू भी इनका पिछले 3 साल का बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी पिछले 3 साल का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या है इस आईपीओ में। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये दिस इज एन ऑफर फॉर सेल, यानी कि OFS है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पैसा आईपीओ के थ्रू आएगा वो कंपनी में नहीं जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा, इसके लिए जाएगा, वो पैसा सीधा जाएगा जो पहले इन्वेस्टर हैं और वो एग्जिट लेना चाहते हैं, वो अपने शेयर बेचना चाहते हैं, तो वो लोगों को मिल जाएगा और उनको पैसा मिल जाएगा। तो इसको बोला जाता है OFS, यानी कि कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा, सीधा इन्वेस्टर के पास जाएगा। दूसरा रेड फ्लैग क्या है इसमें? द कंपनी इट्स सबडायरी डायरेक्टर प्रमोटर इन सब के ऊपर इन्वॉल्व इन सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग। तो कुछ लीगल मैटर भी चल रहा है कंपनी के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर। तो अब क्या होगा कि अगर इसमें कोई जजमेंट आता है इनके खिलाफ तो इससे कंपनी के उस पर फर्क पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? कंपनी डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन स्टोर। मतलब खुद जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं खुद तो बनाते नहीं हैं, थर्ड पार्टी पे डिपेंड है। अब थर्ड पार्टी में क्वालिटी में दिक्कत हो गई या वो टाइम पे पहुंचाना बंद कर दिया, उनके यहाँ कोई दिक्कत हो गई, तो ये अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे, तो इससे इनके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। चौथा पॉइंट देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्टोर लोकेटेड इन। इनका जो बड़ा रेवेन्यू कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम। इन तीन स्टेट से इनका ज़्यादातर रेवेन्यू आएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के आसपास से हैं तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्टोर आपको मिलेंगे। तो उसका रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम में इनके ब्रांड ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं और मेजर रेवेन्यू इन्हीं 3 स्टेट से आता है। और अगर इन 3 स्टेट में कुछ होता है, गवर्नमेंट का कोई नियम बदलता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो इनके बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। अगला पॉइंट, कंपनी को रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ? ईडी की तरफ से 2 नोटिस भी आए हैं, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन मानी गई है जो अभी तक ये सबमिट नहीं किए हैं। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन में कुछ गलत पाया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो पेनल्टी भी इनके ऊपर लग सकती है। अगला पॉइंट ये है कि कंपनी पास्ट में निगेटिव कैश फ्लो एक्सपीरियंस किया है, यानी कि इनका
पास्ट में 3 साल के पहले का अगर आप देखेंगे तो कुछ नेगेटिव कैश फ्लो भी रहे। तो अगर वही सिचुएशन फिर से आती है तो फिर इनकी कंपनी में दिक्कत हो सकती है। और अब हम देखते हैं आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, लायबिलिटी है इनके ऊपर कितना, 60 करोड़ का, जो कि एक बड़ी दिक्कत है। तो इस वीडियो में आपने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट देख लिए हैं। ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव दिखाया गया है, दोनों पॉइंट आपको अच्छे से गाइड किया गया है। तो इस वीडियो में आपने पॉजिटिव पॉइंट भी देखे, निगेटिव पॉइंट भी देखे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। चलो हम आगे की डिटेल देख लेते हैं। आगे की डिटेल क्या है, अलॉटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अलॉटमेंट डेट जो आएगी 16 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा। वेयर टू चेक, कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आईपीओ रजिस्ट्रार इनका क्या है, कार्वी है, तो कार्वी की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। बाकी और भी वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। ये आईपीओ कहाँ लिस्ट हो रहा है, ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट हो रहा है। अप्लाई कैसे करेंगे, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे आईपीओ का सेक्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2-3 ब्रोकर का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कुछ राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आज की डेट में आप अप्लाई ना करें, एक दिन का और वेट करें, यानी कि 13 तारीख तक आपके पास समय है। 13 तारीख को देखें कि अगर ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन इसमें ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं और थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करिए, हमारा ये था कि आपको दिखाना पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट, पूरी स्टोरी बताना। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। बस ये सजेशन है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो एक दिन का और वेट करें, 13 तारीख को देख लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, अगर पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप खुद ही लाइक कर देंगे। बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। किस और आईपीओ का आप चाहते हैं, अगर इसी तरह के और आईपीओ के एनालिसिस आप चाहते हैं इस चैनल पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।